फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। अपनी नाइंसाफी और अपनी हक तलफी को बयान करने के लिए खड़ा हूं। जब मैं ये बात कहता हूं कि नाइंसाफी, हक तलफी, तो ये सिर्फ मेरे जुमले या सिर्फ अपने अल्फाज के सैलाब में आपको बहा कर ले जाने के लिए या अपने खिताबत के जादू के जरिए आपके जहन और दिल और दिमाग से खेलने के लिए नहीं, या फिर अपने अल्फाज के जरिए अपनी पार्टी के हक में वोटों को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट हो, हिंदुस्तान के जितने भी कमेटियां बनी उन सब की रिपोर्टों को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो हर रिपोर्ट यही कहती है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत सबसे पिछड़ी हुई क्यों है, सबसे नजरअंदाज कौम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत क्यों है। जिंदगी के हर शोबे में, चाहे तालीम हो, रोजगार हो, बुनियादी सहूलतें हो, बैंक की सहूलतें हो या फिर स्कूल हो या दवाखाने हो, हर एक चीज से अगर कोई महरूम है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत महरूम है। तो मैं आज हिंदुस्तान के सेक्युलर जहन रखने वाले लोगों से और हिंदुस्तान के कम्युनल जहन रखने वालों से भी एक सवाल करना चाहता हूं। क्या कोई मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाएगा? क्या कोई मुल्क सुपर पावर का ख्वाब देखता है या फिर कोई मुल्क जो दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है, तो क्या वो अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को क्या नजरअंदाज कर कर क्या सुपर पावर बन सकता है? क्या वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन सकता है? क्या वो सबसे ताकतवर मुल्क बन सकता है? एक साहिब समझ और अक्लमंद इंसान तो यही कहेगा कि हरगिज़ व क़तई कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब मुल्क नहीं बनेगा, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनेगा, सुपर पावर उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक के उस मुल्क के हर शहरी को अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बनाया जाता। जब तक एक मुल्क अपने शहर में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि हां तुम भी इस मुल्क की तरक्की के हिस्सेदार हो, उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि 70 बरस से नाइंसाफी हुई, हक तलफी हुई, मौकों से महरूम किया गया,
नौकरियों से महरूम किया गया, तालीम से महरूम किया गया, और 70 बरस में मुल्क आज जहां पर भी खड़ा है, मैं ये कहूंगा कि अगर 10 बरस में इस मुल्क की हर सियासी जमात अगर यह फैसला कर ले कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत जो बरसा बरस से नजरअंदाज हुई है, उनको उनका हक देंगे, उनको इंसाफ देंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको तालीम के मौके देंगे, तो मैं कहूंगा कि 70 बरस में हमारे हिंदुस्तान ने जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, हम 10 बरस में 70 बरस से ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, 70 बरस से ज्यादा आगे जा सकते हैं, 70 बरस से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मैं यहां खड़ा हूं तो मैं क्या चाहता हूं? मैं यहां खड़ा हूं तो मैं क्या चाहता हूं? मेरा क्या मुतालबा है? मैं यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले, मैं यही चाहता हूं कि मुझे मेरा हक मिले, मैं यही चाहता हूं कि मुझे रोजी मिले, मैं यही चाहता हूं कि मुझे रोटी मिले, मैं यही चाहता हूं कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसे मिले, मैं यही चाहता हूं कि मेरे बीमार घर वालों के इलाज के लिए दवाखाने मिले, मैं यही चाहता हूं कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रात भर की इत्मीनान की नींद मिल जाए। और क्या चाहता हूं? मैं अपनी इज्जतों की हिफाजत चाहता हूं, इस्मतों की हिफाजत चाहता हूं, अपने आशियानों की हिफाजत चाहता हूं, अपनी लहलाती हुई खेतियों की हिफाजत चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल को चाहता हूं। यही है। लेकिन 70 बरस में क्या मिला? मेरी बात बुरी दिखेगी, लेकिन जब नेहरू ने आवाज दी तो हमने नेहरू का हाथ थामा, हमने जिन्ना का हाथ नहीं थामा। जब अंबेडकर ने आवाज दी और दस्तूर मुरत्तिब किया, बनाया, तो हमने अंबेडकर की तारीफ की और कहा कि हां, यही सही दस्तूर है और यही हमारे निजाम जिंदगी बनेगा और यही हमारा मुहाफिज है, यही दस्तूर हमारी ताकत है, हमारा अज़्म है, हमारा इरादा है, हमारी हिम्मत है। और हमने हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क अब से नहीं, हजारों बरस से हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, 47 के बाद भी हमारा मुल्क था, है और ता क़यामत तक ये हमारा मुल्क रहेगा। लेकिन हमने नेहरू का साथ दिया। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने आवाज दी तो हमने उनका हाथ थामा। उनके बाद इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो हमने इंदिरा का हाथ थामा। इंदिरा के बाद राजीव गांधी ने आवाज दी, हमने राजीव गांधी का हाथ थामा। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह ने आवाज दी तो वीपी सिंह का हाथ थामा। वीपी सिंह के बाद हमने नरसिम्हा राव का हाथ थामा। नरसिम्हा राव के बाद हमने देवे गौड़ा हो, चंद्रशेखर हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, हम इन सब का साथ दिया, सबका हाथ थामा। हमने कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी जनता पार्टी का साथ दिया, कभी नेशनल फ्रंट का साथ दिया तो कभी जनता दल का साथ दिया। हमने कभी मुलायम का हाथ थामा
तो कभी हमने लालू का हाथ थामा, हमने कभी कम्युनिस्टों का हाथ थामा, तो हमने कभी सोशलिस्टों का साथ थामा। हमने किसका हाथ नहीं थामा बताइए। लेकिन फिर सवाल यह है कि हमारी ये पसमानदगी क्यों है, हमारा यह पिछड़ापन क्यों है, हमारी ये कमजोरी क्यों है। आज हम जब इस नाइंसाफी पर आवाज उठाते हैं तो हमको फिरका परस्त कहा जाता है। और आज ऐसे हो गया है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका। सियासी मैदान में एक वो लोग हैं जिनके पास नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट देने की ठेकेदारी है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने की ठेकेदारी है। कुछ बोले तो एक एंटी नेशनल कहता है, और जब नाइंसाफी की बात करते हैं तो सेकुलर ताकतें कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, फिरका परस्त। मजहब के नाम की सियासत करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मजहब के नाम पर वोट मांगने के लिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन मैं 70 बरस में मजहब के नाम से जो इम्तियाज किया गया, जो हक तलफी की गई, जो जुल्म किया गया, जो नाइंसाफी की गई, और मजहब के नाम पे मुझे बुनियादी सहूलतों से जो महरूम रखा गया, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने आया हूं। क्या मुसलमान होना गुनाह है? मुझे फख्र है मुसलमान होने पर, तो मुझे नाज है हिंदुस्तानी होने पर भी। मैं इस मुल्क का गद्दार नहीं, मैं इस मुल्क का वफादार हूं। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरी अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को ताज दिया, कुतुब मीनार दिया, लाल किला दिया, जामा मस्जिद दी, मक्का मस्जिद दिया, चार मीनार दिया। वो तो मेरे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने अजंता एलोरा की गारों को भी खोज के निकाला था। मैं उनका जानशीन हूं, मैं उनका वारिस हूं। और आज मैं सबसे पीछे हूं, पिछड़ा हुआ। अरे नौकरियां नहीं मिली, घर नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं मिले, खर्च के लिए कोई बैंक नजर नहीं आया। ठीक है, लेकिन इन नाइंसाफियों के साथ साथ एक और बहुत बड़ी नाइंसाफी मेरे साथ हुई, मेरे और आपके साथ हुई। और वह नाइंसाफी क्या थी? 70 बरस की आजादी की तारीख में 50,000 फिसादात मिले मुझे। 50,000 फिसादात के जरिए मेरे कारोबार को लूटा गया, मेरी इज्जत को लूटा गया, मेरी इस्मत को लूटा गया, मेरे सुहाग को लूटा गया, मेरी मां के कोकों को वीरान कर दिया गया, मेरे आशियानों को जला दिया गया, मेरी लहलाती हुई खेतियों को उजाड़ दिया गया। क्या इस पर भी मैं आवाज ना उठाऊं? अरे बताओ, क्या मैं गलत हूं? अरे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शप्पा है जहां पे मेरा और आपका खून नहीं गिरा? अगर अल्लाह अगर इस कंकर को दबान देगा तो ये कंकर गवाही देगी, शहादत देगी और कहेगा कि हाँ,
कभी मुझ पर भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान का खून भी गिरा था। कभी अहमदाबाद का फिसाद, तो कभी मुरादाबाद का फिसाद, कभी फैजाबाद का फिसाद, तो कभी हाशमपुरे का फिसाद, कभी मलियाना का फिसाद, तो कभी अजमेर का फिसाद, कभी रोड किला का फिसाद, तो कभी भिवंडी का फिसाद, कभी भिवंडी का फिसाद, तो कभी मुंबई का फसाद, कभी अहमदाबाद का फिसाद, तो कभी हैदराबाद का फिसाद। अरे कौन सा ऐसी रियासत है जहां फिसादात के नाम पर मेरे अमलाक, मेरी इज्जत, मेरे कारोबार को नहीं लूटा गया? क्या भिवंडी के फिसाद के जरिए, क्या वहां की भिवंडी की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद नहीं किया गया? क्या जयपुर के फिसाद के जरिए स्टोन और जेम की इंडस्ट्री में जहां पे मैं रोजगार हासिल करता था, क्या वो खत्म कर दी नहीं गई? अरे बताओ आप कि आज मैं अपने हक के लिए आवाज उठाता हूं तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है। अरे मैं हक की आवाज हूं और ये हक की आवाज किसी के दबाने से दबने वाली नहीं है, किसी के डराने से डरने वाली नहीं है। हक तो हक होता है और हक जरूर गालिब आएगा और बातिल को शिकस्त जरूर होगी हक के आगे। लेकिन आज जब मैं इन सारी बातों को करता हूं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 50,000 फिसादात के बाद कई 100 कमेटियां बनी, लेकिन एक भी कमेटी में आज तक इंसाफ नहीं हुआ। मेरी बात बुरी दिखेगी, क्या हाशमपुरा और मलियाबाद के वो नदियों में खड़ा कर कर गोलियां मारी गई थी तो क्या उनको सजा मिली? क्या फैसला आया हालिया अरसे में? क्या मेरा ये बात कहना क्या गुनाह है? अरे आप बताओ, हमारी जबान खराब दिखती है, हमारे अंदाज इजहार ख्याल बुरा दिखता है, हमारे खिताबत का अंदाज बुरा दिखता है, हमारे जुमले चुपते हैं, हमारा गुस्सा खराब दिखता है, लेकिन वाह वाह क्या बात है, हम सिर्फ बोलते हैं तो बुरा दिखता है, लेकिन करने वाले कर कर कहां चले गए, कहां तक पहुंच गए, क्या वो बुरा नहीं दिखता? अरे आप बताइए कि आज हमारी हक तलफी, हमारी नाइंसाफी, हमारे ऊपर जुल्म, ये सब के जिम्मेदार अगर कोई है तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म का मुखौटा ओढ़े हुए ये छुपे हुए दुश्मन हैं। हर वक्त हमको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, मैनिफेस्टो निकाले, सुनहरी ख्वाब दिखाए, हथेली में जन्नत दिखाया, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे कहा, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं किया। क्या किया, क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूं। क्या किया कांग्रेस एनसीपी ने? जागीर एबॉलिशन एक्ट आया तो किसकी जमीन गई? हमारी जागीरें गई। इनाम एबॉलिशन एक्ट आया, किसका इनाम गया? हमारा गया। एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, किसकी जमीन गई? हमारी गई। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, सबसे ज्यादा जमीनें किसकी गई? हमारी गई। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई बेघर है जिसके सर पे छत नहीं तो वह आप और हम हैं।
2011 के सेंसस की रिपोर्ट आई, 2001 की सेंसस, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में कितने बेगर्स हैं, कितने फकीर हैं, तो हर 4 फकीर में एक फकीर मुसलमान है। तो क्या हमको ये मिला 70 वर्ष में? आप बताइए, करीब 3,70,000 तो हिंदुस्तान में फकीर है, गरीब है, और वो मुसलमान है। करीब 26% के। न सिर्फ ये, बल्कि आप बताइए IAS, IPS, IFS, IRS में क्या तनासुर है? कितने मुसलमान IAS है महाराष्ट्र में, कितने IPS हैं? आप बताइए, 1% भी नहीं, नॉट इवन 1%। तो क्या इन बातों को कहना क्या गुनाह है? क्या IAS, IPS को लाना क्या ये गुनाह है? आप बताइए कि आज हम इन बातों को लेकर आए हैं। कांग्रेस एनसीपी के नाइंसाफी की 70 बरस की दास्तानों को लेकर आए हैं, तो इनको बुरा दिखता है। 15 बरस तक कांग्रेस एनसीपी महाराष्ट्र में इख्तिदार पर थी, तो आज जो लोग कांग्रेस एनसीपी के गुण गाते हैं, मेरा उनसे सवाल है, माइनॉरिटीज का बजट क्या था? माइनॉरिटीज का बजट क्या था? 2008 और 9 में 162 करोड़, 2009 और 10 में 206 करोड़, 2010-11 में 238 करोड़, और 2011 और 12 में 238 से गिर जाता है 175 करोड़, और 12 और 13 में फिर 175 करोड़, 13 और 14 महाराष्ट्र के विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात का साल, तो फौरन 175 से बढ़ाकर 280 करोड़ कर दिया जाता है। 280 करोड़ में से कितना एक्सपेंडिचर हुआ? सिर्फ 80 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ। क्या ये इंसाफ है? क्या इसीलिए मुसलमानों ने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? आज हम ये सवाल करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आप बताइए कि मैं पूना में खड़ा हूं, पूना शहर में 2728 वक्फ प्रॉपर्टीज है, लेकिन और उसका एरिया, सुनिए, उसका एरिया 3724.55 हेक्टर्स, 3724.55 हेक्टर। लेकिन लेटेस्ट सर्वे जो हुआ उसमें सिर्फ 235 प्रॉपर्टीज मौजूद है कहकर कहा गया। तो सवाल यह है कि 2500 वक्फ प्रॉपर्टीज कहां गए? कौन खा गया? क्या जमीन निकल गई? नहीं, कोई जमीन नहीं निकली। अगर इसको किसी ने खाया है, किसी ने बेचा है, तो मैं कहूंगा कांग्रेस और एनसीपी वालों ने हमारी औकाफी जायदादों को बेचा है, खाया है और उसको लूटा है। 80 हेक्टर्स वक्फ लैंड, 80 हेक्टर्स वक्फ लैंड दक्कन जिमखाना के पास कहां गई? बचाना था, देना था। अरे आप बताइए, 23 हेक्टर्स औंध में, औंध में, अरे औंध को छोड़िए,
एक और वक्त की आराजी का फैसला आया, दूल्हा दुल्हन कब्रिस्तान और रोशन मस्जिद मारूफ शाह तकिया। वक्त ट्रिब्यूनल का फैसला आया 23 दिसंबर 2016 को कि यह मौकूफा जायदाद है, वक्त की जायदाद है। सर्वे नंबर 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 3 एकड़ 13 गुंठे। कहां गई ये जमीन? आज भी तामीर हो रही है। अरे मैं यहां खड़े रहकर कहना चाहता हूं, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, किसी के इमदाद की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में हमारे साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो हमको हमारी औकाफी जमीनें दे दो, ईमानदार लोगों के हवाले कर दो। हम खुद अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपने बीमारों का इलाज कर लेंगे, अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दे लेंगे, अपने जिंदगियों में खुशहाली डालेंगे। हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने वक्त किया था आने वाली नस्ल की खुशहाली के लिए, लेकिन वो तो नहीं मिला। आज हज हाउस के लिए ऐलान होता है, लेकिन एनसीपी वालों, पवार, गांधी, पूना का हज हाउस कब बनेगा, कहां बनेगा? स्लॉटर हाउस सैंक्शन हो गया, बजट आ गया, लेकिन आज तक भी स्लॉटर हाउस नहीं बना। आप बताइए, उर्दू स्कूल पूरे महाराष्ट्र में 4,900 हैं, जिनमें 13.1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर्स 4,900 स्कूल में से सिर्फ 343 स्कूल में है। क्या ये इंसाफ है? फर्नीचर 4,900 स्कूल है तो फर्नीचर सिर्फ 1,225 स्कूलों में है। क्या ये इंसाफ है? इलेक्ट्रिसिटी 4,900 स्कूल्स में से सिर्फ 500 स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने किताब में पढ़ा कि नेहरू ने कहा कि किसी कौम को खत्म करना है तो उसकी जबान को खत्म करो, खुद ब खुद वो कौम खत्म हो जाएगी। क्या यही है? क्या तुम हमारी जबान के जरिए हमको खत्म करना चाहते हैं? अरे यही मेरा सवाल है, यही मैं पूछ रहा हूं। तो तुमको बुरा दिखता है? बताओ एनसीपी कांग्रेस वालों, पवार साहब आपसे भी सवाल है। और बोले कि कोई दादा भी है। दादा के कई मतलब होते हैं, नहीं मालूम ये कौन से दादा बोल रहे हैं। खैर, जो भी दादा है, जिसके भी दादा हैं, जैसे भी दादा हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुसलमान ग्रेजुएट बन रहे हैं महाराष्ट्र से? टोटल मुस्लिम ग्रेजुएट्स इन महाराष्ट्र इज ओनली 3%। सिर्फ 3% मुसलमान ग्रेजुएट बन रहे हैं। क्या यह इंसाफ है? लड़कियां कितनी ग्रेजुएट होती हैं? 1.4%। सिर्फ 1.4% बच्चियां। टोटल बच्चे कितने स्कूल में मुस्लिम? लिटरेसी रेट क्या है, लेवल क्या है? आज भी सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमान में है। सबसे कम एनरोलमेंट मुस्लिम बच्चों का है। अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स नहीं होते, बैलेंस नहीं है सिस्टम।
प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल में जब आते हैं तो मोर देन 54% मुस्लिम स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्या ये इंसाफ है? अरे आज इसी नाइंसाफी पर हम आवाज उठाते हैं तो हम बुरे दिखते हैं, हम अच्छे नहीं दिखते। अरे मैं तो एनसीपी कांग्रेस से कहूंगा कि तुम्हारी नाहेली, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी बददियानतदारी की वजह है कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक जगह मिली, स्पेस मिली। अगर तुम नाइंसाफी ना करते, इंसाफ दे दिए होते, हक तलफी ना करते, हक दे दिए होते, तो मुझे कोई ना सुनने आता, ना मैं किसी को सुना सकता। तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी नाहेली, तुम्हारी कमजोरी की वजह कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी जब आता है तो ये लोग जौक दर जौक मेरे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनको मुझ में एक उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि इनको मुझ में एक आस नजर आ रही है, क्योंकि प्रेस वाले जानना चाहते हैं। कहूंगा ये लोग अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, अपनी बरहमी का इजहार नहीं कर सकते। इनका गुस्सा मेरी जबान से अदा हो रहा है, इनकी तकलीफ मेरी दिल से निकल रही है। ये पिछड़े हुए मुसलमान, ये कमजोर मुसलमान, ये फिसादात में लुटा मुसलमान अकबरुद्दीन ओवैसी के तकरीर और अल्फाज की शक्ल में अपने आप को वेंटिलेट करता है, अपने गुस्से को निकाल रहा। अगर आज तुमको एक का गुस्सा बुरा दिखता है तो तुम फैसला कर दो, क्या तुम्हें इस एक का गुस्सा मंजूर है या फिर 20 करोड़ का गुस्सा मंजूर है? ये फैसला कर लो। अरे आज हम आए हैं तो नाइंसाफी की दास्तान सुनाने आए हैं। न सिर्फ ये, एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में 15 बरस इख्तियार में थे, यहां मीडिया के लोग भी बैठे हैं। लास्ट 10 ईयर्स ऑफ एनसीपी और कांग्रेस कितने कस्टोडियल डेथ्स हुए, कितने कस्टोडियल डेथ्स हुए? 333 कस्टोडियल डेथ्स। हाईकोर्ट मुंबई कहता है कि आखिर क्यों एक ही मखसूस मजहब के मानने वालों की कस्टोडियल डेथ हो रही है। इन 333 कस्टोडियल डेथ्स में 224 मुसलमान और दलित के डेथ है। क्या हमारा खून खून नहीं? क्या हमारी इज्जत इज्जत नहीं? क्या हमारी आबरू आबरू नहीं? क्या हमारी बस्तियां बस्तियां नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी सुहाग सुहाग नहीं? हमारी मां बहन के कोक क्या कोक नहीं? यही मेरा सवाल है। तुम्हारे बच्चे बच्चे, तुम्हारी इज्जत इज्जत, तुम्हारा खून खून और मेरा खून पानी। अरे यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है, यही तो गुस्सा है। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये गुस्सा आपका भी नहीं है? क्या ये आपकी नाराजगी भी नहीं है? क्या मैं आपकी नाराजगी का इजहार नहीं कर रहा हूं? अरे यही है, हम जब पूछते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे आप बताइए कि किस किस तरीके से ये कांग्रेस एनसीपी वालों ने लूटा है हमको। मालेगांव में धमाका हुआ,
गिरफ्तार मुस्लिम बच्चे हुए, मुस्लिम बच्चे गिरफ्तार हुए, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए, तो उनको छोड़ने की बात नहीं की जाती। एनआईए कोर्ट में एफिडेविट देती है कि साधु प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ने के लिए एनओसी देती है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कहती। क्या ये इंसाफ है? बताइए प्रेस वालों, क्या ये इंसाफ है? आप बताओ, क्या ये इंसाफ है? अजमेर शरीफ के बम धमाकों में, दूसरे बम धमाकों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, और उसके बाद में इनको छोड़ने की बात की जाती है। क्या ये इंसाफ है? शोलापुर के 12 बच्चों को पकड़ा गया, 8 बच्चे शोलापुर के छूटे थोड़े दिन पहले। क्या ये इंसाफ है? इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि पूना में मारा गया। क्यों मारा गया? कि वो मुसलमान है। अरे मैं यही तो नाइंसाफी को बयान करने आया हूं, और यहां बैठे इस मजमे से कहूंगा कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो दुनिया को डराना जानता है। 70 वर्ष हम सुने, 70 वर्ष हम सहे, अब हमारी बारी है। तुम 70 वर्ष सुनाते रहे, हम सुनते रहे। अकबर ओवैसी जरा बोला तो इतना तलमलाए, तड़प उठे। याद रखो, अगर तुम्हारे हलक में जबान है तो हम कोई गूंगे नहीं हैं। अरे हम में ऐसी ताकत है कि जब हम बोलने लगते हैं ना, तो गूंगों को भी जबान आ जाती है। हम में वो ताकत है, लेकिन हम अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी आबादी क्या है? सबसे बड़ी अक़लियत की आबादी महाराष्ट्र में 12%। जेलों में कितने मुसलमान? 36% मुसलमान हैं। क्या ये इंसाफ है? ऐ कांग्रेस एनसीपी, बता, क्या ये इंसाफ है? बताओ पवार, बताओ गांधी, क्या ये इंसाफ है? क्या हमारी किस्मत में जेल है? क्या हमारी किस्मत में गंदगी है? क्या हमारी किस्मत में फिसाद है? क्या हमारी किस्मत में हमारे बच्चों के तारीख मुस्तकबिल है? अरे आज हम इसी हक के लिए आवाज उठाते हैं तो इनको बुरा दिखता। आज अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस एनसीपी ने अगर हमारे साथ नाइंसाफी की, हक तलफी की, जुल्म किया, तो मैं कहूंगा इनके ऊपर और एक बहुत बड़ा इल्जाम आज अकबरुद्दीन ओवैसी लगा रहा है, और लगा रहा है यहां खड़े रहकर। ऐ कांग्रेस, ऐ एनसीपी, अगर तुम में काबिलियत होती, सलाहियत होती, अगर तुम्हारी नाकामी की वजह है कि आज एक चाय वाला हिंदुस्तान का वजीर आजम है, 2002 के फिसादात, आज आप बोलेंगे कि अकबर साहब चाय वाला कह रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, परसों भी डिमोनेटाइजेशन पे किया, तो कहा कि जब मैं चाय बेचता था
तो लोग कड़क चाय बोलते थे, बोले ना, और बोले मैं तो फकीर हूं, झोला डाला चला जाऊंगा। अरे आप बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मिस्टर मोदी, आप चाय वाले थे, अब वजीर आजम हैं। चाय वाले जैसा बात ना करो, चाय वाले जैसा चलना छोड़ो, चाय वाले जैसा बिहेव करना छोड़ो। आप वजीर आजम हैं, हम वजीर आजम की तरह आपको बात करता हुआ देखना चाहते हैं। वजीर आजम जैसा भारीपन देखना चाहते हैं। 15 लाख के सूट पहन लेने से भारीपन नहीं आता। भारीपन लब से आता है, लहजे से आता है, चाल से आता है, चलन से आता है। लेकिन आज डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या डिमोनेटाइजेशन का नतीजा आया? क्या ब्लैक मनी आया? आज बजट में बोलना था ना कितना ब्लैक मनी आया, कितने नकली नोट आए बोलना था ना, कितना टेररिज्म पर रोक हुई बोलना था ना, कैशलेस कितना हुई इकोनॉमी बोलना था ना। सब लोग बोले डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा था, होना था। आप देखो कैसी अदाकारी है, कैसा दिखावा है कि सिर्फ अपने फैसले की लाज रखने के लिए अपनी बूढ़ी मां को अपने घर से निकाल कर कतार में बैंक में खड़ा करता है। ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं मोदी की जगह होता और मेरी मां को पैसे की जरूरत होती तो मैं अपनी मां को घर में रखता और अपनी मां के लिए मैं कतार में खड़ा रहकर मां से कहता कि मां आप घर से ना जाइए, मैं आपको देता हूं। मगर ये सिर्फ दिखावे के लिए, झूठी सियासत के लिए, इख्तिदार के लिए, दिखाने के लिए अपनी बूढ़ी मां को भी रास्ते पे लाए और रोड में लाए, लाइन में खड़ाए, कतार में खड़ाए। लानत है, थू है ऐसी सियासत पर जो इख्तिदार के लिए अपनी मां का एहतराम छोड़ के मां का इस्तेमाल करते हैं। मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर मेरे मां को बैंक ले जाना जरूरी होता तो अल्लाह उसके रसूल की कसम मैं अपनी मां को अपने खांधे पे बिठा कर ले जाता। अरे ये है नरेंद्र मोदी। क्या इकोनॉमिस्ट है, क्या हिस्टोरियन है, क्या इंटेलेक्चुअल है, क्या फिलैंथ्रोपिस्ट है, क्या बिजनेसमैन है, क्या इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा है, क्या आईटी का एक्सपर्ट है, क्या है? कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि गुजरात 2002 के फिसादात का स्क्रिप्ट लिखने वाला डायरेक्टर है। अगर 2002 के फिसाद नहीं होते तो क्या नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनते? गुजरात के फिसादात को तमाशाई बनकर देखते रहे, कत्लेआम को देखते रहे, नरोडा पाडिया को जलते हुए देखते रहे, एहसान जाफरी को मरता हुआ देखते रहे, इशरत जहां का एनकाउंटर करवाते रहे, माया कुंडरानी को पेरोल पर रिहाई दिलाई, गुजरात के 30 पुलिस ऑफिसर्स को बेल मिलती है। न सिर्फ बेल बल्कि ऑफिसर्स फिर से ड्यूटी पे रिज्यूम करते हैं। वंजारा ऑफिसर जेल से छूटने के बाद कहता है कि हां अच्छे दिन आ गए। क्या ये अच्छे दिन थे? किसके अच्छे दिन आए?
किसी के नहीं आए, सिर्फ एक चाय वाले के अच्छे दिन आ गए। एक करोड़ नौकरियां, क्या मिली? 1 करोड़ नौकरियां। करप्शन खत्म बोले, क्या खत्म हुआ? हमारे पैसे, हम लाइन में खड़े हैं। पुराने नोट ले लिए, नए नोट देते बोले अब तक पूरे नए नोट नहीं मिले। अरे मैं मुतालबा करता हूं कि बता दो कितने पुराने नोट आए, बता दो कितने नए नोट दिए हैं, बता दो डीमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं। सिर्फ कलकत्ता में, बिहार में और कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के लिए जमीनात लेने का फायदा डीमोनेटाइजेशन से बीजेपी को हुआ। अंबानी को मालूम था, अदानी को मालूम था, बड़े बड़ों को मालूम था, हम गरीबों को नहीं मालूम था। क्या गरीब का कोई नुकसान हुआ? नहीं, गरीब का तो ही नुकसान हुआ। किसी अमीर का कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ मेरे भाई। लेकिन आप बताइए कि सिर्फ बेवकूफ बनाना। आज से 1 साल पहले पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, सब बोले वाह 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 क्या काम कर रहे मोदी साहब। शाहरुख खान, सलमान खान बड़े बड़े खड़े हुए। किसमें खड़े हुए? झाड़ू का कट्टा लिए हैं, स्वच्छ भारत साफ करके खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान सफाई में लगा हुआ है और नरेंद्र मोदी दुनिया की सैर में लगे हुए हैं। कितना फिरे, कितना फिरे, कितना फिरे कि दुनिया का कोई हिस्सा नहीं बचा जा नहीं गए। क्या इस वास्ते हम वोट दिए? खैर मैं तो नहीं दिया, ये लोग भी नहीं दिए, हम तो कभी नहीं देंगे। हम गुजरात के कातिल को कभी वोट नहीं दे सकते। हम बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को कभी हम वोट नहीं दे सकते। हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटने वालों को हम कभी वोट नहीं दे सकते। सही है ना? लेकिन सवाल मेरा इनसे नहीं है, सवाल मेरा उनसे है जिन्होंने इनको वोट दिया। क्या मिला आपको? लव जिहाद? क्या मिला आपको? घर वापसी? क्या मिला आपको? दलितों पे हमला? क्या मिला? कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक बोले। अरे सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पहले भी होते रहे हैं, नई बात क्या है? लेकिन बस इनकी आदत है मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं, रियल इश्यूज जो हैं, उससे तवज्जो हटा दो। कभी झाड़ू हाथ में दे दो, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक बोल दो, तो कभी नोटबंदी की कतार में लगा दो। कितनी परेशानी हुई पुलिस वालों को। लॉ एंड ऑर्डर नवंबर से लेकर जनवरी तक लॉ एंड ऑर्डर निगलेक्ट हुआ। पुलिस वाले सिर्फ बैंकों की कतारों को सीधा करने में खड़े हुए थे और इन पुलिस वाले बेचारों को भी भत्ता नहीं मिला। नहीं मिला, मुझे मालूम। यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पाकिस्तान को। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए। क्या जवाब दिए? वो तो बम फेंकते रहे, गोलियां चलाते रहे, आप इनके गले मिलते रहे। नवाज शरीफ की घर में शादी हुई तो वापसी में रुक के मुबारकबादी देते रहे। कभी वो साड़ी दे रहे हैं
तो कभी ये दे रहे हैं। वाह, हमारा फौजी सरहद पे मर रहा है, शहीद हो रहा है, एहसास नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो खाना दिया जा रहा है, कितना गंदा खाना है, कहां है तुम्हारी मुल्क से मोहब्बत? नरेंद्र मोदी, मैं कहना चाहता हूं, भारत मां कहते हैं, भारत मां का हिफाजत करने वाला सिपाही आज इतना गंदा खाना खा रहा है। क्या तुम ऐसा ही खाना खाते हैं अपने घर में? फिर ये मुल्क से वफादारी की बात करते हैं। 1400 सीज फायर वायलेशन हुए, क्या नहीं हुए? मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर मोदी, आपके इख्तियार में 130 बहादुर सिपाही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शहीद हुए। क्या तुमको शर्म नहीं आती? उरी में अटैक हुआ, एक दिन में 17 फौजी मारे गए। क्या करे? 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना कहते हैं। अरे 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, 4 इंच का दिल होए तो काफी है, वो भी तुम्हारे पास नहीं है। क्या है बताइए? गुज़िश्ता साल उरी में, नागौड़ा में हमले हुए, 36 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए। क्या हुआ आपका? पूरी पॉलिसी नाकाम। क्या कामयाब हुए? आप बताइए। हरियाणा में जाट का एहतजाज, जाट के रिजर्वेशन का एहतजाज 23 फरवरी जाटों का एहतजाज हुआ, 30 लोग हलाक हुए, 30 और 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2000 से ज्यादा मुकदमात हुए, औरतों के रेप हुए, और औरतों के हुकूक की बात करते हैं। बच्ची पढ़ाओ बच्ची कराओ नाम देते हैं इसकी बात। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में हमारी मां और बहनों की इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, तो क्या किया तुमने? बताओ नरेंद्र मोदी क्या किया? इतनी इज्जत लुटी, इस्मत लुटी, 20,000 से ज्यादा के अमलाक को लूटा गया, एक भी गोली नहीं चली। रबर पैलेट चलाना था, या फिर कश्मीर में जैसे वो पैलेट चलाए थे वो चलाना था, नहीं चलाए। कश्मीर में क्या हुआ? 4 माह से कश्मीर कभी जल रहा है तो कभी मर रहा है, कभी आंख की बीनाई से महरूम हो रहा है तो कभी मदरसों में आंख है, और हमारे वजीर आजम खामोश है। कश्मीर से जितनी मोहब्बत है, कश्मीर का मसला हल करना चाहते हो तो कश्मीरियों से भी उतनी मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत कश्मीर से करते हो, तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं करते। 300 जख्मी हुए, आंख से महरूम हो गए, छोटे छोटे बच्चे आंख की रोशनी से महरूम हो गए। क्या ये इंसाफ है? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या यह ज्यादती नहीं है? अरे बताओ, 4 महीने के दौरान 7,000 से ज्यादा गिरफ्तार और 1,500 से ज्यादा को जेल भेज दिया गया कश्मीर में। क्या इस नफरत के जरिए तुम कश्मीर के मसले को हल कर सकते हो? दुनिया का कोई भी मसला ताकत से, जुल्म से, ज्यादती से हल नहीं होता है,
मसले का हल मोहब्बत से हो सकता है, बातचीत से हो सकता है, एतमाद की बहाली से हो सकता है। लेकिन क्या किया? कुछ नहीं। कश्मीर के मसले को तो जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि मसले कश्मीर के जरिए अपने रोटी को सेकना चाहते हैं। न सिर्फ कश्मीर बल्कि बाबरी मस्जिद के मसले और राम जन्मभूमि के मसले पर भी ये अपने सियासी रोटियों को सेक रहे हैं। आप बताइए, अरे आज हम कुछ कहते हैं तो बुरा दिखता है। क्या इन्होंने नहीं कहा था कल्याण सिंह जो जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद के शहादत के लिए, क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि उसको राजस्थान का गवर्नर बना दें? और अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने आया तो पुलिस की नोटिस आती है। वो जला के, काट के, लूट के ओहदों पे पहुंच सकते हैं और हम आह भी नहीं कर सकते। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे बताओ, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सबको तयक्कुन दिया था बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। क्या हिफाजत करे? अरे आज हम आवाज उठाते हैं तो हमको एंटी नेशनल कहते हैं। हमसे कहते हैं कि ये हिंदू के खिलाफ है। नहीं, मजलिस हिंदू के खिलाफ नहीं है, ना सिख के खिलाफ है, ना ईसाई के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है। अकबरुद्दीन ओवैसी हर एक का काम करेगा, हर एक का काम करता है, क्योंकि हर शहरी मेरी नजर में बराबर है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। मैं यही तो कहता हूं ना, मेरा गम क्या है, मेरा गुस्सा क्या है। बाबरी मस्जिद की शहादत गम है, मेरा गुस्सा है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सरों और सीनों पे गोलियां, मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। मुंबई का फिसाद मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। गुजरात का फिसाद मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। इशरत जहां की एनकाउंटर मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। एहसान जाफरी की मौत मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। आज मैं जब इन गुस्सों को बयान करता हूं तो मैं बुरा दिखता हूं। अखलाक की मौत मेरा गम, मेरा गुस्सा है। जाहिद और नुमान की मौत मेरा गुस्सा है, मेरा गम है। ये मेरा गुस्सा, ये है मेरा गम। क्या मैं अपने गम को बयान ना करूं? अरे सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत है। बोलूं तो खराब दिखेगा। भोपाल का एनकाउंटर मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। भोपाल में जेल की दीवार से कूद गए, शतरंजियां बेडशीट से जेल से बाहर निकल गए। क्या यह मुमकिन है? अरे मैं भी 40 दिन जेल में था, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जेल में रहा। लेकिन क्या इतना आसान है? वीडियोज आए, क्या एनकाउंटर करना क्या कानून में इजाजत है? आलेर में एनकाउंटर, भोपाल में एनकाउंटर। अरे बताइए आप, नरोड़ा, पाडिया, गुलबर्ग, सरदारपुरा, सुनो मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरे सेकुलर भाइयों, सुनो
मेरा शिकवा, मेरी शिकायत, मेरा गुस्सा सही है या नहीं बताओ। नरोड़ा पाटिया गुलबर्ग सोसाइटी सरदारपुरा के कातिलों को, मुजरिमों को सजा दी जाती है, लेकिन उनको सजाए मौत नहीं दी जाती है। गोधरा के कातिलों को जिस तरीके से सजाए मौत दी गई, नरोड़ा पाटिया गुलबर्ग सोसाइटी सरदारपुरा के कातिलों को भी फांसी पे लटकाना था, ये सजा देना था। ये मेरा शिकवा है, ये मेरी शिकायत है, ये मेरा गुस्सा है। क्या मेरा गुस्सा गलत है? क्या नाजायज है? अरे यही है शिकायत, यही है शिकवा, यही है नाराजगी। आज आरएसएस के प्रचारक सिलेबस बना रहे हैं, ये भी मेरा शिकवा और शिकायत है। आज न सिर्फ ये, क्या मैं गलत हूं बताओ, हरियाणा में 2 मुस्लिम लड़कियों की इस्मत रेजी और इनका कत्ल किया गया, ये भी मेरा शिकवा, शिकायत और गुस्सा है। अरे आप बताइए, आज तलाक सलासा के नाम पर कि मुसलमानों की औरतों पे जुल्म है, ये मुसलमानों का मसला है। अगर कोई है शिकायत तो मुसलमान उलमा, मुसलमान मजहबी, मुसलमान सियासी कायदीन बैठेंगे और अपनों की शिकायत को सुनेंगे और जो भी शरई अहकाम है दायरे शरीयत में मसले का हल निकालेंगे। मगर आप कौन जो हमारे मामलात में दखल देंगे? अरे आप अपने मामले को देख लो, हमारे मामले में क्यों? लेकिन आज हम जब ये बातें करते हैं तो इनको बुरा दिखता है, खराब दिखता है। अरे आज मैं कहूंगा और यहां खड़े रहकर कहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान, आपका, मेरा, हम सबका हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, बहुत पाक है। इसको स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी है जिसको साफ करना है तो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, यह सबसे बड़ी गंदगी है। इस गंदगी को साफ करना है, इसको साफ करना है। गंगा को साफ करने निकले। अरे मैं कहूंगा कि अगर अल्लाह, गॉड, भगवान अगर गंगा को जबान देगी तो गंगा बोलेगी कि मुझे मेरी गंदगी कबूल है, मैं बहुत अच्छी हूं। सबसे पहले बीजेपी, आरएसएस की गंदगी को साफ करो। ये है, इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, इनको सनातन धर्म के मानने वालों से दिलचस्पी नहीं, इनको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं, इनको मोहब्बत है तो सिर्फ इख्तिदार से, और अपने इख्तिदार के लिए इस मुल्क को बांटते रहे हैं। अब ये हो गया ना, 70 बरस कहते हैं मोदी साहब, 70 बरस की नाइंसाफी, 70 बरस की नाइंसाफी। ऐसा दिख रहा कि बीजेपी का पहला वजीर आजम है। हंस रहे हैं आप? अरे उस शख्स को हंसी नहीं आती क्या अपने आप पे? अरे आज भी वाजपेयी बीमार है, बीजेपी के हर पोस्टर पे वाजपेयी की तस्वीर है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कहता है कि 70 बरस से नाइंसाफी, 70 बरस से लूटे। तो वाजपेयी की हुकूमत क्या बीजेपी और एनडीए की हुकूमत नहीं थी? कितने बरस थे? 9 बरस, 4.5। आप बताइए, जनता पार्टी भी थी ना,
जनता पार्टी भी तो थी ना, जनता में से ही ये निकले ना। तो कोई भी हुक्मरान किसी भी हुकूमत को ये नहीं मानते, सिर्फ मानते तो किसकी? नरेंद्र मोदी की। चरखा, खादी, पैसे गांधी निकल गए, मोदी आ गए। अब इनका ख्वाब क्या है मालूम आपको? इनका ख्वाब क्या है मालूम आपको? ख्वाब यही है कि 500, 1000, 100, 20 ये 10 की नोट पे से गांधी निकलना, मोदी आ जाना। बस बोल रहे हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोली लेके चला जाऊंगा। 15 लाख का सूट पहनने वाला फकीर होता है, दिन में 3-3 ड्रेस बदलने वाला फकीर होता है। अरे छोड़ो यार, बात करे की करते मित्रों मित्रों मित्रों। अरे क्या है बताइए? नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा बोलते हैं। डीमोनेटाइजेशन सही नहीं करे तो अब आंगन टेढ़ा हो गया। कैशलेस, कहां का कैशलेस? ब्लैक मनी कहां है? किधर है? बोले ना बजट में ऐलान करेंगे। क्या मिला गरीब को बजट में? क्या मिला मिडिल क्लास को? क्या मिला लोअर क्लास को? क्या मिला हाई क्लास को? ऐसे आदमी को वजीर आजम बनाएंगे तो ऐसी होता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या हुआ बताइए? झोला लेवा चला जाऊंगा, बोल रही मुझे कोई मार देंगे। अरे कौन मारेगा? क्यों मारेगा आपको? हिंदुस्तान का वजीर आजम इतना कमजोर? अरे मैं खड़ा हूं, मारना है तो मुझे मारेंगे। मुझे तो 3 मरतबा मारे, 3-3 गोलियां हैं, लेकिन फिर भी नहीं कहता हूं डर नहीं है। तुम्हारे पास इतनी सिक्योरिटी, मुझे मार देंगे। जापान में है तो हंस रहे हैं, गरीब वो है, अमीर की नींद उड़ गई, हा हंस रहे हैं। हिंदुस्तान आए तो रोने लगे। मुझे बचपने में फिल्मों का बड़ा शौक था, तो एक फिल्म देखता था, याद नहीं आ रहा उसका नाम मुझे, लेकिन उसमें गाना था कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जापान में हंसते हैं, हिंदुस्तान में रोते हैं। झोला लेके चला जाऊंगा। जाओ बाबा, झोले के साथ साथ मिस्टर मोदी जब भी जाने का इरादा करेंगे, बोल देना तुम्हारी चाय की केतली, थोड़ा दूध और चाय की पत्ती मैं देता हूं तुमको। मैं देता हूं। और अगर लगाने के लिए डब्बा होना है तो जब भी जा रहे बोलो, जहां भी जा रहे बोलो, फ्री कोरियर करूंगा, डब्बा भी वहां पहुंचाऊंगा। अरे आज सिर्फ मुल्क को धोखा दे रहे हैं, आज सिर्फ धोखा देते हैं। मैंने बचपन में किताब में पढ़ा था मैं कि एक बादशाह था। सुनिए, एक बादशाह था, वो फकीर हो गया, गरीब हो गया, और एक गरीब था, फकीर था, जो बादशाह हो गया। तो आपको मालूम, किताब में मैंने पढ़ा कि गरीब के बादशाह हो जाने के बावजूद भी गरीब के फैसले में फकीरी, वो गुर्बत नजर आती, और वो बादशाह जो गरीब हो गया तो उस गरीब बादशाह के गुर्बत में भी बादशाहत नजर आती। तो यही है, अगर ऐसे लोग ऐसे ओहदे पे पहुंच जाएंगे तो ऐसा ही नजर आएगा।
और क्या नजर आएगा? अरे आप गौर करें और इस बात को याद रखें कि आज मुल्क हर किसी का है। आपसे कहूंगा कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से खाइफ होने की जरूरत नहीं है। अब वो वक्त गया जब कोई पूछने वाला नहीं था, तुम्हारा पुरसाने हाल जानने वाला नहीं था। वो दौर गया हिंदुस्तान के किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी खरिया में कोई भी मेरा भाई परेशान रहेगा तो वो आवाज दे दे अकबर ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी उसके दरमियान में खड़ा हो जाएगा। मजलिस आएगी, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगी, तुम्हारी आबरू के लिए लड़ेगी, तुम्हारी इज्जत के लिए लड़ेगी, तुम्हारे वक़ार के लिए लड़ेगी, तुम्हारी शान के लिए लड़ेगी, तुम्हारी अजमत के लिए लड़ेगी, तुम्हारी शौकत के लिए लड़ेगी, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगी। मजलिस हक परस्तों की जमात है। और आपसे ये भी कहूंगा कि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क पे जितना मेरा हक है उतना ही हक नरेंद्र मोदी का है। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी पहनने और चेहरा पालने वाले मुसलमान का है। ये मुल्क आपका भी है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ये ना समझे कि हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं, नहीं है, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, हम भी अव्वल दर्जे के शहरी हैं, उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह का शहरी मोहन भागवत है या फिर नरेंद्र मोदी है तो वही शहरी अकबरुद्दीन ओवैसी व इम्तियाज जलील भी है। ये मुल्क ने हमको भी उतना ही हक दिया जितना दूसरों को दिया है। खैर, बहरहाल बातें बहुत हैं, वक्त कम है, हालात की नजाकत को समझो, गौर करो मेरे भाई। आज अगर हम गाफिल रहेंगे तो आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हम सोते रहे, सर सीने पे गोलियां चली, हम सोते रहे, बच्चे ताड़ा में चले गए, हम सोते रहे, मुंबई जलता रहा, हम सोते रहे, गुजरात जलता रहा, हम सोते रहे, इशरत जहां मरती रही, हम सोते रहे, एहसान जाफरी मरता रहा, हम सोते रहे। अरे आज हम तबाह बर्बाद हो चुके, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं चाहते। तो खुदारा याद रखो, याद रखो, अगर अब नहीं उठेंगे तो आने वाली नस्ल तुमको माफ नहीं करेगी। अपनी वोट की अहमियत को समझो, वोट की कदर को समझो। एक एक वोट तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वोट का इस्तेमाल करो, अपने एक एक वोट के जरिए आगे बढ़ो। 1 मिनट सुनिए, यहाँ हरा झंडा जो लहरा रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। सोचो अगर ये हरा झंडा पूना की बल्दिया पे भी लहराएगा तो कैसा दिखेगा? लहराएंगे ना, हरा झंडा लहराएंगे ना, लहराएंगे ना, एक एक वोट डालेंगे ना, पतंग को डालेंगे ना। किसी ठाकरे से डरने की जरूरत नहीं है, किसी मोदी या भागत से डरने की जरूरत नहीं है, किसी गांधी या पवार से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्लाह है, हबीब है, और उनका ये गुलाम तुम्हारा खादिम है। अपने एक वोट के जरिए मजलिस को कामयाब करिए। और आखिर में एक जोरदार नारा लगाना, जोरदार लगाना।
और नारा क्या होगा हमको बताना है। नारा होगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, 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 नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।